होगा। लेकिन राशिद साहब, ये जो जनरल साहब ने जो बात कही और जो आप देख रहे हैं, और एक खास तौर से जो आज तमाम मीडिया पे चल रहा है, खून का बदला खून। मुश्तबा खामनाई भले ही सामने ना आए हों, लेकिन उनके हाथ की लिखी हुई तहरीर आज सामने आई है, और वही जुमले लिखे हुए हैं जो ईरान के नारे थे पिछले 6 दिनों तक। करोड़ों करोड़ लोगों का एक ही नारा था, इंतकाम, 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 बदला, 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 और वही तहरीर में रहा। कैसे देखते हैं? देखिए मुमताज भाई, अगर हम लोग अपने जज्बातों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करें और एक तफसिया निगाह की तरह बात करते हैं, तो मुश्तबा खामनाई के लेटर्स अब हमारी नजर में डाउटफुल है, अगर आप हमसे पूछें। क्योंकि मुश्तबा खामनाई अपने वालिद के उसमें नहीं आ पाए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझते हैं कि इसराइल टारगेट करने पे लगा हुआ है, अमेरिका टारगेट करने पे लगा हुआ है, उसी समझ में आती है। क्या आपको ये नहीं लगता कि मुश्तबा खामनाई किसी बंद कमरे में एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके दे दें अपने अवाम को, पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दें, ताकि सबकी जबान बंद हो जाए, जो कहते हैं कि वो सिर्फ बिस्तर पे लेटे हैं, उठ नहीं पाते हैं, या कहते हैं कुछ लोग कि वो दुनिया में है ही नहीं, इस तरह की जो आवाजें उठाई जा रही हैं। तो हम और आप उनकी हैंड राइटिंग को पहचानते नहीं, उनकी हैंड राइटिंग को पहचानते हैं उनके करीबी लोग, वही कंफर्म कर सकते हैं जो उनके साथ खतूत में रहे हैं, या जिनको उन्होंने लिख करके कुछ ना कुछ दिया, उनके हाथ की लिखी हुई चीजें पढ़ी हैं, वो उसको मैच कर सकते हैं कि हाँ ये खामनाई साहब, मुश्तबा साहब का हैंड राइटिंग है कि नहीं है। आपको याद होगा कि एक कैरेक्टर और था, ओसामा बिन लादेन, जिसके नाम को 12 साल तक अमेरिका ने जिंदा रखा था, जबकि वो टोरा वोरा की पहाड़ी में ही मारा जा चुका था। जिंदा नहीं था वो, जो पाकिस्तान में दिखाया वो डुप्लीकेट बना के दिखा दिया, समंदर में फेंक दिया मार के, ताकि उसका डीएनए न चेक कर पाए कोई। तो अमेरिका को जब ओसामा बिन लादेन का चैप्टर क्लोज करना हुआ, तो उसने उनको पाकिस्तान, क्योंकि उनकी एक गुलामी रियासत है, अपने गुलामों को हुक्म देते हैं ऐसा करो, तो वो करने को तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने टारगेट किया वहीं पर कि वहां पर हम ओसामा बिन लादेन के वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जबकि मतलब वो ओसामा बिन लादेन और एक्चुअल ओसामा बिन लादेन में जमीन आसमान का फर्क था। उससे बेहतर तो ओसामा बिन लादेन बनाया था, एक फिल्म आई थी तेरे बिन लादेन, उसका डुप्लीकेट बनाया था उन्होंने ओसामा बिन लादेन, उसी को बना देते कैरेक्टर कम से कम। तो अच्छा वो ओसामा बिन मुमताज भाई, मैं राशिद भाई आपसे जरा, आप लोगों से आज इजाजत चाहूंगा। मैं जरा में इंशाल्लाह फिर अगली बार आप लोगों से जुड़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। तो मुमताज भाई, 12 साल तक उस आदमी के नाम को चलाया, और उसके पुराने वीडियोस पर नई वॉइस लगा करके आपका अलकायदा की तरफ से दुनिया को, अमेरिका को धमकियां आती थी। उसी के ऊपर इंडिया में एक पिक्चर और बनी थी, जिसमें अभी हमको नाम तो ध्यान नहीं है, 2-3 एक्टर का नाम याद है, ज़ैद खान, सुनील शेट्टी और विवेक ओबराय, 3 एक्टर थे। सर्च करेंगे तो नाम भी आ जाएगा। उसमें दिखाया गया था कि उस अल जजीरा चैनल दिखाया गया था, नाम कुछ और दिया गया उसको, तो उसके 8th फ्लोर पे, 8वें माले पे कोई जा नहीं सकता, जो जाता है फिर वो बचता नहीं है। लास्ट में जब देखा गया 8वें माले का राज क्या है, तो 8वें माले में वही एक राज था कि ओसामा बिन लादेन की वीडियो पर किसी न किसी कोई एक कैरेक्टर जिसकी उससे मिलती जुलती आवाज थी, उसकी डबिंग होती थी, और डबिंग होकर के वो वीडियो अल जजीरा के थ्रू चलता था, हर चैनल पे भेजा जाता था। तो वही चीज हमको लग रहा है, जहां तक हमारा अपना ओपिनियन है, एक तफसीला निगारी पे हम बता रहे हैं कि हो सकता है इसी तरीके से अभी जब तक चला सकता है अपने में मतलब सुप्रीम लीडर के नाम पर ईरान, तब तक उनका नाम चला रहा है, जब तक वो चला ले नहीं, जाए। मैं इसमें एक चीज आपको बताऊं। अभी आपने कहा कि अगर कोई पहचानता हो तहरीर, तो उनके दोस्त हैं जो यहाँ पे अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब हैं, जो सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे दिल्ली में, तो उनसे खत किताबत हुई है।
ऐसा हमें जो है उन्होंने यहाँ से पैगाम, और हमने इंटरव्यू किया था जब हकीम अब्दुल हकीम इलाही साहब का, तब मैंने यही सवाल उठाया था कि ये डाउट लोगों को लग रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारी बातचीत वैसे तो नहीं हुई फोन पे, क्योंकि हो नहीं सकती, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा खतरा है। तो उन्हें जो है इस वजह से उन्हें मतलब, लेकिन हमारी हमने जो खत उनको ताज़ियती पैगाम भेजा था, तो जवाब भी आया, और प्लस हिंदुस्तान के अवाम का, कि उन्होंने क्योंकि लिख के भेजा था किस तरह यहाँ टूट करके लोग जो है मदद भी कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, और हम तमाम जा रहे हैं। तो उनका शुक्रिया भी अपने वालिद के लिए आया था। अब ये उन्होंने कहा, हमने पूछा भी कि क्या फोन पे, तो कहा फोन पे बात नहीं हो सकती है, किसी भी हाल में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं जा सकता, सिक्योरिटी बहुत सख्त है। तो ये उन्होंने कहा है। बाकी तो देखिए, सारे डाउट जो है एक दो बार नहीं, कई बार डाउट्स रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जनादा के बारे में भी, जनादा भी सामने नहीं आया। फिर तो अगर देखा जाए तो ये आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का जनादा किसने देखा, किसने चेहरा देखा आखिरी बार? मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखा। और जो दफन किया गया है, वो चंद लोगों के, फैमिली के लोग के अलावा कोई वहां पे नहीं था, सबको रोक दिया गया था, यानी कोई उसमें नहीं था फैमिली के अलावा जब वो जनाजा दफन किया गया। तो बहुत सारे सवाल हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लोग इस तरह करें, लेकिन बाकी लोग भी जो डाउट करते थे, मीडिया वाले, मैं नहीं देख रहा हूं कि आप उनके भी डाउट्स हैं। लेकिन बहरहाल लोगों को इंतजार जरूर है कि वो कब आते हैं, किस हालत में हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपको याद होगा कि जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजिशकियान, वो मिलने के लिए गए थे, और उन्होंने आ करके बताया था कि उन्होंने मुलाकात की, 1 घंटे तक उनसे बातचीत रही, बहुत सारी तफसील से उन्होंने बातें बताई थी। लेकिन फिर भी मैं ये आपकी बात को मैं कंडम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग देख रहे हैं हमें, मैं हो सकता है इस तरह के एक सवाल उनके जहन में भी आ रहे हों, और मेरी जिम्मेदारी भी थी कि मैं इसको बयान करूं। बाकी क्या है, अल्लाह जानता है, हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उतना ही मानते हैं जितना ईरान की एजेंसी कहती है, ईरान कहता है। हम शुरू से ये बात कहते आए। बाकी हम कोई चीज जो है अपनी तरफ से सवाल जरूर कायम कर सकते हैं, ये हमारा हक है और करना चाहिए, लेकिन हम कोई तस्दीक वसूख से बात नहीं कह सकते, और किसी की बुनियाद पे नहीं कह सकते। जी राशिद साहब। आना पड़ता है आवाम के सामने आने के लिए। कोई वीडियो ही आता है, जिसे आप देखते होंगे, हूती के जो चीफ हैं, हूती के जो चीफ हैं, उनकी लोकेशन किसी को पता नहीं है, वरना अब तक ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, अमेरिका या इजराइल को खत्म कर चुका होता। तो अवाम को मैसेज के लिए उनके रिकॉर्डेड वीडियो आते हैं। तो मेरा वही मानना है कि कम से कम आप एक रिकॉर्डेड वीडियो आवाम के सामने रख सकते थे। और एक बात, जो अली खामनेई साहब के जनाजे की बात आपने कहा, तदफीन के वक्त सिर्फ घर और फैमिली के लोग थे, उसमें भी कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, स्पेशली सिक्योरिटी रीजंस। मिट्टी देने के लिए कौन जाएगा? कितनी बड़ी भीड़ थी, इतनी भीड़ अगर उस छोटे से एरिया में मिट्टी देने के लिए परमिशन दे दी जाती, तो आप समझते हैं कितनी बड़ी भगदड़ मच जाती। हर आदमी चाहता कि मिट्टी देने का सौभाग्य हमको मिल जाए, हम भी पहुंच जाएं एक मुश्त खाक डालने कब्र पे। और लाखों का मजमा था, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। वो सिक्योरिटी रीजन है, वो समझ में आता है। और मुश्तबा खामनेई साहब के पास कोई मोबाइल लेके नहीं जाता है, यही बात हम मान सकते हैं। सिक्योरिटी रीजन से, नेटवर्क से, जीपीएस से ट्रैक हो सकता है, ठीक है, ये भी हम मानते हैं आपकी बात को। लेकिन मुमताज भाई, एक छोटे से छोटे कैमरे आते हैं, कैमरे जो स्टिल कैमरे, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। एक रिकॉर्डिंग करके अब 1 मिनट की, 2 मिनट की, आपने वहां के लाइव चैनल पे, वो न्यूज चैनल पे डाल दिया, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया मुश्तबा खामनेई साहब का वीडियो, उनका मैसेज आवाम के लिए, उनकी आवाम के लिए।
तो खैर हम लोगों का उनसे क्या लेना देना है। हम लोग उनको एक आलिम दीन मानते हैं और एज ए आलिम दीन उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई दाग है, उनके दाग को हम लोग छुपा रहे हैं। वो बेदाग हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। यहाँ तक कि अली खाननाई साहब की खुद की लाइफ और उनके बच्चों की लाइफ अगर देखा जाए तो सब बेदाग है। अगर वो बेदाग नहीं होते तो किराए के मकान में बच्चे नहीं रहते उनके। उनको बहुत सारे लोग ऐसे थे कि बड़े बड़े महल गिफ्ट कर देते। मुमताज भाई, एक विधायक एक सांसद का भाई भतीजा होता है, उसको लोग गिफ्ट देते हैं। आपने देखा होगा इंडिया में कि सांसद जी विधायक जी के भाई भतीजों को लोग गिफ्ट देते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। और सुप्रीम लीडर के बच्चों के पास किराए का मकान है। इसका मतलब कि वो बेदाग हैं, उन्होंने ऐसी कोई चीज कभी एक्सेप्ट नहीं की और कभी उन्होंने ये लोगों को दिखाने की कोशिश नहीं की कि मेरा बाप सुप्रीम लीडर है। मुश्तबा खामनई साहब की पुरानी फोटोज आती हैं जिसमें उनके फादर कहीं प्रोग्राम में लेक्चर दे रहे हैं और वो सबसे पीछे बैठे हुए हैं एक कोने। ये है उनकी जिंदगी की सादगी। तो हमारा जो कहना है ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है, ये एक मतलब अगर हम बैठ करके तबसरा निगारी कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, तो एक हमारे अंदर एक सवाल है ये कि इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। तो कम से कम एक वीडियो आप डाल दिए, अब खत आपके आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने जैसे कहा मुमताज भाई उनके बारे में, हकीम इलाही साहब के बारे में कि हमारी उनकी खत किताबत होती है, तो आज ईमेल और व्हाट्सएप के दौर में कौन खत लिख के भेजता है? व्हाट्सएप से ही आता होगा इनके पास, खत भी आता होगा तो कोई ना कोई बाहर जा करके उसकी फोटो खींच करके या अपलोड करके व्हाट्सएप ही भेजता होगा इनके पास, मेल उनका आता होगा इनके पास, वही खत किताबत है। अगर हकीम इलाही साहब कह रहे हैं कि हमारी उनकी खतो किताबत होती है, तो बहरहाल वो एक आलिम दीन है। आलिम दीन की बातों को हम लोग ऐसे जाया नहीं कर सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी पूरी होती है सदाकत की। तो इसलिए हम लोग उनकी बात पे डाउट नहीं कर सकते। खैर आज हम 2-3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है मुमताज भाई, जो हम आपके व्यूवर्स के बारे को उसके बारे में बता दें। आप ये देखिए बड़ी कि खबर आ रही है, मैं बता दूं, एक बड़ी खबर आ रही है एबीसी न्यूज के हवाले से, अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए यूएस और ईरान। यहाँ पे देखिए बड़ी खबर है, यूएस और ईरान शनिवार को ओमान में बातचीत फिर शुरू करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ बातचीत शुरू हो चुकी है, बातचीत आज शुरू हो चुकी है, ऐसी खबर है। सैयद अब्बास अरागची ओमान पहुंच चुके हैं। वहाँ ओमान कह रहे कतर, यहाँ पे अभी खबर आई थी वो कतर जो है वहां गए हैं। अलग अलग हवालों से भी खबर आ रही है, यहाँ कतर के मध्यस्थों के साथ यहाँ पे देखिए मस्कट पहुंच चुके हैं अब्बास अरागची आज, होर्मुज के संबंध में वार्ता करने के लिए कतर के मध्यस्थों मीडिएटर के साथ मस्कट में वार्ता कर रहे हैं। तो ये खबर आ रही है। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बातचीत फिर शुरू हो गई है। तो ये भी जो है बहरहाल राशिद साहब अपना कंटिन्यू करें, जो 2-3 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त ये अहम खबर आ रही थी। जी जी मुमताज भाई, देखिए आपने देखा होगा बाबल मंडप वाला सीन, जिसके ऊपर कई मर्तबा हंगामा हो चुका है बाबल मंडप के बारे में। अब बाबल मंडप के ऊपर एक नई सियासत चालू हो गई है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि बाबल मंडप का एक छोर पे हूतीज हैं और दूसरे छोर पर सोमाली लैंड है। और सोमाली लैंड में उसी एरिया में बाबल मंडप के ही एरिया में यूएई इजराइल के लिए एक एयरबेस बना रहा है। यूएई बना रहा है इजराइल के लिए सोमालीलैंड वो एक ऐसा बना हुआ मुल्क है जो सोमालिया से कट के अपने आप को एक नया मुल्क घोषित किया उसने, जबकि उसको यूएन से कोई अभी तक अप्रूवल नहीं मिला यूएन से उसको, लेकिन उसको इजराइल ने उसको मान्यता दे दी, जिसके ऊपर काफी हंगामा था। अरब देश सब नाराज थे उसके ऊपर, खुद अमेरिका ने भी उस पर ऑब्जेक्शन किया, भले दिखावट का हो, क्योंकि ये जो एयरबेस बन रहा है ये बन रहा है अमेरिका के भी इशारे पे, ऐसा नहीं खाली इसमें इजरायली इन्वॉल्व है। और हमको लगता है कि अगर इधर टोल वाला सिस्टम हुर्मुज में ये स्टार्ट करेंगे
तो इधर इसराइल भी सोमालीलैंड के नाम पर वसूली करने की कोशिश कर सकता है। एक रीजन ये नजर आता है। दूसरा रीजन नजर आता है कि हूती के जस्ट सामने है एक छोटा सा समंदर का एरिया है, मुश्किल से 25-20 किलोमीटर का। उसके बाद सामने यमन है, हूती का एरिया। तो उनके ऊपर अटैक करना भी एकदम जस्ट सामने सामने आसान होगा। इसराइल को बहुत घूम के नहीं आना पड़ेगा उस पर अटैक करने के लिए। तो एक तो ये खबर है। दूसरी खबर आई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की। जब परसों वो वहां से निकले हैं, वो गए थे पहले उस प्लेन से जो प्लेन उनको कतर ने गिफ्ट किया था। उस प्लेन से वो चलते थे। जब वहां पर उनको ये मोसाद ने रिपोर्ट दे दी कि ईरान उनके कत्ल करने की फिराक में है और कभी भी ईरान उनके ऊपर हमला करवा सकता है, तो उस वक्त फौरन उनका पुराना एयरफोर्स वन जो वहां के राष्ट्रपति का प्लेन होता है, उसको वो एंटी मिसाइल बुलेट प्रूफ होता है। वो उस पर मिसाइल भी अटैक करे अगर तो कोई नुकसान नहीं होता उसको। वो फौरन टर्की बुलाया गया और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी उससे गई हुई। इसके बारे में वहां के न्यूज़पेपर्स ने न्यूज़ को शाया किया अमेरिका की, और उन्होंने ये कहा क्योंकि ये जो प्राइवेट जेट था ये सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी मिसाइल सिस्टम वाला नहीं था ये, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही एयरफोर्स वन से वापस आना पड़ा अपनी जान पे खतरा देखते हुए। इस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नोटिस इशू कर दिया, सम्मन जारी करवा दिया उन आपके न्यूज़पेपर्स वालों को, न्यूज़ चैनल वालों को कि ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिली कि जो कतर से हमको प्लेन मिला था उसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, इसके बारे में आप जवाब दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आम लोगों के नजरिए से छुप जाती हैं। लेकिन इसका मतलब आप अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से जहाज बदल के गए, उनके पास एक बहाना है ईरान पर हमला करने का। किस बात को लेकर के? इसी बात को लेकर के कि अगर हम ईरान पे हमला न करते तो वो हमारे ऊपर हमला करने वाला था, मेरी जान को खतरा है। कल को ये भी कह सकता है कि हम अपना वो वाला प्राइवेट जेट छोड़ करके हम एयरफोर्स वन से हमको आना पड़ा क्योंकि मेरी जान को खतरा था। तो मुमताज भाई, ये ईरान पे हमला करने का इनके पास एक बेहतरीन, जो कहते हैं बेहतरीन रीजन है, क्योंकि इनके पास हमला करने का यही एक रीजन है कि हमको उनसे खतरा था इसलिए हमने हमला कर दिया। इजराइल ने सीरिया से लेकर के लेबनान से लेकर के गाजा तक इतने हमले किए सिर्फ इसलिए कि हमने आत्मरक्षा में किया हमला। ये तो आत्मरक्षा में आप पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे एक अफवाह उड़ा करके। इसी तरह अफवाह इन्होंने इराक के खिलाफ उड़ाई थी इजराइल ने, जिस पे टोनी ब्लेयर उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, और पूरा तबाह करवा दिया नाटो के साथ मिल करके पूरे इराक को। एक अफवाह। तो जब कहीं इजराइल से कोई ऐसी अफवाह उड़ती है तो उस वक्त दिमाग बहुत उलझन में आ जाता है कि मतलब कोई बड़ा गेम इन लोग करने के प्लान में है, क्योंकि ये अफवाह उड़ा करके हमला करते हैं, ये इनकी आदत में है। तो मुमताज भाई, आज की जो एक खबर और आई है ईरान की। ईरान में प्राचार करके कुछ समथिंग नाम है, ध्यान नहीं है अभी। तेहरान के पास है, दक्षिणी तेहरान के पास है वो। वहां पर एक न्यूक्लियर प्लांट था जिसको पूरी तरीके से पैक किया हुआ था। वहां पर कुछ ब्लास्ट होने की आवाजें आई हैं, तो जिसमें कुछ न्यूज़ चैनल ये कहते इनका ईरान की जो न्यूज़ चैनल्स हैं, तो वो उनका ये कहना है कि वो पुराने जो बारूद वगैरह गोले वगैरह पड़े थे वो फटे हैं, जो अटैक हुआ था वो फटे हैं। जबकि इजराइल का कहना ये है कि जो इनका अंदर की टनल अंदर जाने वाली है ब्लास्ट उसमें हुआ है, और हो सकता है कि कोई बड़ी घटना अंजाम देने के फिराक में ईरान है। ये 3 चीजें हैं छोटी-छोटी, लेकिन ये इसका जो असर है ये बहुत बड़ा-बड़ा होने वाला है। अगर इसके ऊपर सामने वाला कार्रवाई करने पे आ जाए। तो आज जैसे आपने कहा कि बातचीत चल रही है, ये तो हमने आपसे पहले भी कल भी कहा था कि अगर आज का दिन, आज की रात हमला नहीं होता है अमेरिका से, तो बातचीत चलती रहेगी। बातचीत करने में कोई गुरेज इनको भी नहीं है, उनको भी नहीं है।
लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि परसों की रात हमला किसने किया था इनके ऊपर। अमेरिका ने तो हाथ झाड़ दिया, मैंने हमला नहीं किया। अगर अमेरिका ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? क्या यूएई के एयरबेस से इजराइल ने किया है? किसने किया है? इसके बारे में अभी किसी ने कंफर्म भी नहीं किया। इजराइल ने जिम्मेदारी भी नहीं ली, ईरान ने इजराइल के ऊपर एलिगेशन भी नहीं लगाया। उनके ऊपर हमला हुआ, इन्होंने अमेरिकन एयरबेस पे हमला कर दिया। फिर सेंटकॉम ने कहा वो हमला हमने नहीं किया था। तो बातचीत का चलना बहुत जरूरी है, लेकिन हमको तो ये लगता है कि अगर कोई बातचीत अपने अमली जामे तक नहीं पहुंच पाती है तो वो सिर्फ एक टाइम बाय करना होता है और लोगों को सिर्फ उलझा के रखना, परेशान करके रखना। अगर बातचीत हल हो जाए, बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच जाए, समझौता हो जाए, तो कम से कम जो हुर्मुज से निकलने वाली या उस एरिया से निकलने वाले टैंकर हैं वो टेंशन फ्री होकर निकल सकते हैं। एक मरतबा लाइन फ्री हो जाएगी, पूरी दुनिया टेंशन फ्री हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमला कर रहा है तो नुकसान हम सबका है, नुकसान खुद ईरान का भी है। अभी ईरान को छूट मिली थी, ईरान ने 5 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल बेच डाला। 5 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल उसने बेच डाले। जितना भी उसके पास रिजर्व था सब उसने निकाल लिया, रिजर्व वाला माल, और पैसा उसने कमा लिया। अब अगर वो बड़ी जंग की तरफ जाता है तो वो भी नहीं बेच पाएगा, दूसरे भी नहीं बेच पाएंगे। तो हमको नहीं लगता कि ईरान ऐसा चाहेगा, जबकि अमेरिका की तरफ से इतने धोखे हुए हैं, कोई भी मुल्क होता वो मना कर देता। लेकिन ईरान बातचीत के टेबल पे इसलिए आता है कि हम बातचीत से ही अपनी चीजों को, अपने हुकूक को हम अमेरिका से ले सकते हैं। और ये भी बात सही है नेचुरली कि ताकत के मामले में, हथियार के मामले में ईरान अमेरिका से बहुत पीछे है। जी मुमताज।